हवाई जहाज के सफर में आपको कैसा लगता है? क्या आप एक पैसेंजर हैं जो कि बेफिक्र होकर एयरपोर्ट पर घूमते रहते हैं और पूरी फ्लाइट के दौरान नींद निकालते हैं, या फिर उड़ने की घबराहट और बेचैनी में आप अपने पूरे नाखून चबा डालते हैं और सारी भयानक चीजें इमेजिन कर लेते हैं? खैर, अगर एक बार ये सब देख लेंगे तो फ्लाइट में कभी बेफिक्री से नहीं बैठ पाएंगे। क्या आप में से कोई अपने सोफे से उछल गया? अगर आपको लगता है कि आपका दिल इसे सहन कर सकता है तो दोस्त बने रहिए मेरे साथ, और मैं आपको इस तूफान के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा। साथ ही ऐसी बहुत सारी बातें जो आप जिंदगी में पहली बार देखने वाले हैं। आप क्या कहेंगे कि किस जानवर के कान सबसे शानदार हैं? हाथी के कान दुनिया में सबसे बड़े होने चाहिए, है ना? क्योंकि वो 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं। चमगादड़ अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोलोकेशन स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस छोटी सी किटी कैट के बारे में क्या कहना है? अच्छा ठीक है, तो ये ठीक वैसी बिल्ली नहीं है जैसे कि आप अपने आस पड़ोस में देखते हैं। कैकल एक जंगली बिल्ली है जो कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और इंडिया में पाई जाती है। कैकल्स दूसरी बड़ी बिल्लियों जैसे कि लायन और टाइगर जितनी बड़ी नहीं होती है। उनका वजन 18 से 42 पाउंड के बीच होता है, इसलिए उन्हें एक मीडियम साइज की बिल्ली के रूप में माना जाता है। कैराकल के सबसे स्पेशल फीचर्स में से एक है इनके काले लंबे कान के गुच्छे, जिन्हें टैसल भी कहा जाता है। इन बिल्लियों के इन अजीब प्यार से टफ्ट्स के प्रैक्टिकल फंक्शंस के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ का कहना है कि वो बिल्लियों के चेहरे से मक्खियों को दूर रखने में मदद करते हैं, जिससे हम इस फड़फड़ाहट को समझ सकते हैं। लेकिन कुछ दूसरों का कहना है कि वो लंबी घास में बिल्लियों के छुपने में मदद करते हैं। हालांकि सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि बिल्ली दूसरे कैरेकल्स के साथ बातचीत करने के लिए अपने कान के गुच्छे को घुमाती है। उनका इस्तेमाल चाहे जो भी हो, लेकिन ये स्पेशल फीचर देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है। जरा सोच कर देखिए कि अगर हमारे कानों में भी इतनी हलचल होती तो। इनके अनोखे कानों में हर एक में 20 से ज्यादा मांसपेशियां होती हैं, जो उन्हें अपने शिकार की आवाज का पता लगाने के लिए सैटेलाइट डिश की तरह घुमाने में मदद करती हैं। अगर इस तरह के हियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हों तो एक बात तो पक्की है, आपका इस बिल्ली के पास से बचकर निकल जाना इम्पॉसिबल है मेरे दोस्त। अब मैं कोई कैराकल तो नहीं हूँ, लेकिन जब बात ये तय करने की आती है कि कौन सच्चा वाव फैक्ट फैन है और कौन नहीं, तो मेरा स्पाइसी सेंस बहुत तेज काम करने लगता है। इसलिए इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और वो नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि आप बेहतरीन कंटेंट कभी भी मिस ना करें। हो गया? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी डांस फ्लोर पर कुछ डांस मूव्स करके हमारे पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश जरूर की है। जो लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए बेवकूफ़ी भरी हरकतें करने के लिए भी तैयार रहते हैं, उन्हें पीकॉक जंपिंग स्पाइडर से कुछ टिप्स जरूर लेना चाहिए। ये छोटू सा बंदा मेरे अब तक के देखे हुए किसी भी डांसिंग टैलेंट शो में परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट से बेहतर रंबा डांस करता है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मेल पीकॉक स्पाइडर्स फीमेल स्पाइडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रंगीन नाच गाना करते हैं, जो जानवरों की दुनिया में बहुत ही अनोखी बात है। पीकॉक स्पाइडर्स में हाल ही में पाए गए मेटिंग सिस्टम से पता लगा है कि उनके ये डांस मूव्स बहुत ही भड़कीले और कॉम्प्लेक्स हैं। इस सच ने उनके छोटे आकार को और भी ज्यादा शानदार बना दिया है। जब एक मेल स्पाइडर को एक सुइटेबल फीमेल पीकॉक स्पाइडर मिल जाती है, तो वो उसे अट्रैक्ट करने के लिए डांस करता है, जो जमीन के जरिए उसकी फीलिंग्स को उसके पार्टनर तक पहुंचाता है। साइंटिस्ट ने स्पाइडर्स के कुछ डांस मूव्स को रंबल रंप और पीस रेव का नाम दिया है। मेरे अगले नाइट आउट के लिए इन्हें ध्यान रखने के लिए मुझे याद दिलाना दोस्तों। फिर भी ये कोर्टशिप डांस 100% सक्सेस की गारंटी नहीं देता। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के माइकल कासुमोविक कहते हैं कि अगर फीमेल स्पाइडर्स को मेल स्पाइडर्स पसंद नहीं आते हैं तो वो उनको खा जाती है। भाई, मैं तो लड़की पटाने के लिए पुराने घिसे-पिटे डायलॉग ही बोलूंगा। हेल्थ केयर की दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि इसमें अवेलेबल सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ तालमेल बिठाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आपकी स्किन को देखकर डॉक्टर और नर्स कैसे जान लेते हैं कि सही नसें कहाँ हैं? खैर, इस नई क्रिएटिव टेक्निक का शुक्रिया। ये पहले कभी इतना आसान नहीं था। इन वेन विजुअलाइजेशन टेक्निक को वेन मैपिंग के नाम से जाना जाता है। ये स्किन की सरफेस पर नसों का एक डायरेक्ट विजुअल मैप बनाता है। यह टेक्नोलॉजी इंफ्रारेड लाइट के जरिए 15 मिलीमीटर तक गहरी नसों का पता लगाती है, जो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद आसपास के टिश्यू से रिफ्लेक्ट होती है और फिर रिजल्ट्स को स्किन पर वापस प्रोजेक्ट करती है।
ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, जिसकी वजह से नसों में थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। फिर एक कस्टम डिटेक्शन सिस्टम रिफ्लेक्शन में होने वाले चेंज को यूज करके नसों की पोजीशन और पैटर्न का पता लगाता है, जिसे वो स्किन की सरफेस पर डिजिटली प्रोजेक्ट करता है। फिर एक स्पेशल लेजर डिटेक्शन सिस्टम डॉक्टर के सामने वेन मैपिंग को हाईलाइट करता है। यह अमेजिंग टेक्निक डॉक्टर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये उन्हें आईवी स्टार्टर्स और ब्लड सैंपल लेने के लिए सबसे अच्छी नसों का पता लगाने में मदद करती है। इस आविष्कार से पहले ये पिन द टेल ऑन द डोंकी खेलने के जैसा था। मैं मजाक कर रहा हूँ यार। हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी की जब बात आती है तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि इसे कब फिल्माया गया था। पहली हिंट ये है कि ये कलर्ड वीडियो है। इसका मतलब ये है कि ये साल 1902 से पहले का नहीं हो सकता, जब दुनिया की सबसे पहली कलर फिल्म की शूटिंग हुई थी, है ना। लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों के आधार पर ऐसा लगता है कि इस फिल्म की शूटिंग सन 1900 की शुरुआत में हुई थी। इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही शार्प लगती है, जिससे लगता है कि ये इतनी पुरानी नहीं हो सकती। अजी छोड़िए अंदाजों को, ये फुटेज असल में 1896 में रिकॉर्ड किया गया था। इसके शानदार दिखने का कारण ये है कि इसे गीगा पिक्सल एआई जैसी ग्राउंड ब्रेकिंग एआई टेक्निक का इस्तेमाल करके रिस्टोर किया गया है। ओरिजिनल फिल्म को आजकल के 60 फ्रेम पर सेकंड स्टैंडर्ड के बजाय 16 फ्रेम पर सेकंड पर शूट किया गया था। एआई का पहला काम है ओरिजिनल फ्रेम को देखना और बीच में डेटा को फिल करना, जिससे रियल और नेचुरल इफेक्ट पैदा होता है। इसका मतलब यह है कि फिल्म में लोग उछल कूद करते या ठहरे हुए देखने के बजाय रियल लाइफ जैसे घूमते हैं। ये वैसा ही दिखता है जिससे लगता है कि इसे कल ही शूट किया गया हो। यह स्पेशल क्लिप लुमियर ब्रदर्स द्वारा किड्स टाइटल वाली शॉर्ट फिल्मों के कलेक्शन का एक हिस्सा है। लुमियर ब्रदर्स का उन दिनों बहुत बोलबाला था। 1895 और 1905 के बीच इन फेमस फिल्म मेकर्स ने ऐसी फिल्मों की शूटिंग की जिसने मॉडर्न सिनेमा के लिए रास्ता खोल दिया। द अराइवल ऑफ अ ट्रेन एट ला सियोटेड शायद उनके सबसे फेमस 50 सेकंड्स के शॉट्स में से एक है, जिसे अब तक की बनी पहली फिल्मों में माना जाता है। जरा सोचिए, इसे फिर से रिस्टोर किया गया है और अब ये बहुत ही स्मूथ दिखता है। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ताकि मैं आप लोगों को कह सकूं कि अपने कुछ अमेजिंग आइडियाज मेरे साथ शेयर कर लें भाई। अगर आपके पास भी कुछ अजीब या बहुत ही अनोखे बेहद अमेजिंग से आइडियाज हैं जिसे आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें clips@bamaze.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप हमसे ऑनलाइन मिलने वाली किसी भी फुटेज या फोटो को शेयर कर सकते हैं और अगर उसे हमारे वीडियो में शामिल किया गया तो आपका नाम बोला जाएगा। चलिए, तो कहाँ थे हम? ज्यादातर लोग कहेंगे कि रियल लाइफ में जादू नहीं होता है, लेकिन अगर ये सच है तो आप इसे क्या कहेंगे? कमाल है यार, ये यहाँ हो क्या रहा है? मैं कसम खाता हूँ कि मुझे लगा पानी जम गया है जब तक कि उसने अपना हाथ उसमें नहीं डाला। मैं आपको समझा सकता हूँ। आप यहाँ जो देख रहे हैं वो असल में लेमिनर फ्लो के रूप में जाना जाता है। ना ये जमा हुआ है और ना ही कोई जादू है, ये तो बस एक ओरिजिनल फ्लो मैकेनिज्म है। लेमिनर फ्लो, जिसे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो के रूप में भी जाना जाता है, एक तरह का फ्लूइड फ्लो है जिसमें पानी स्मूथ और रेगुलर पैटर्न में बहता है, जबकि टर्बुलेंट फ्लो तब होता है जब पानी इरेगुलर फ्लक्चुएशंस और मिक्सिंग से होकर बहता है। आप देखेंगे कि लेमिनर फ्लो में फ्लूइड की वेलोसिटी, प्रेशर और दूसरी फ्लूइड प्रॉपर्टीज हर समय एक जैसी रहती हैं। जैसे कि इन क्लिप्स में आप देख सकते हैं, फ्लूइड के गाढ़े सिलेंडर्स के एक सेट के रिलेटिव मोशन को एक सीधे पाइप के शेप में लेमिनर फ्लो के रूप में माना जा सकता है। पाइप की दीवार पर बाहरी सिलेंडर स्थिर रहता है, जबकि ये दूसरे पाइप के सेंटर में पहुंचते ही स्पीड पकड़ लेता है। एक सिगरेट के सिरे से उठने वाला ये धुआं भी लेमिनर फ्लो से ही गुजर रहा है, लेकिन थोड़ी दूर तक उठने के बाद ये अपने रेगुलर रास्ते से भटक कर टूट जाता है और टर्बुलेंट फ्लो में बदल जाता है। कौन कहता है कि साइंस दिलचस्प नहीं है भाई? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग उड़ने से डरते हैं? बेशक मेरा मतलब कि अपने पंख फैलाना और आसमान में उड़ने से नहीं है। मैं एक एरोप्लेन में सवार होने के बारे में पूछ रहा हूँ, जिसे कुछ लोग आराम से लेते हैं जबकि कुछ को ये बहुत ही भयानक लगता है। कुछ अनुमान बताते हैं कि एविओफोबिया वास्तव में दुनिया की आबादी के 2.5 से 6.5% को प्रभावित करता है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं। अगर आप भी उन डरपोक आत्माओं में से एक हैं, तो आप अभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए।
16 जून 2019 को ये भयानक घटना साउथ ईस्टर्न यूरोप के कोसोवो के स्विट्जरलैंड जाने वाली ALK एयरलाइंस की फ्लाइट में घटी। प्लेन में थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा टर्बुलेंस शुरू हुआ और सीट बेल्ट साइन एक्टिवेट हो गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट हवा में उड़ता हुआ केबिन में दूध, चीनी और ड्रिंक्स बिखेरते हुए प्लेन की छत से टकरा जाता है। यहाँ तक कि कैमरा के सबसे नजदीक वाली सीट पर बैठा आदमी भी सामने वाली सीट से टकराता हुआ नजर आता है। दिल दहला देने वाली इस फुटेज को पैसेंजर मिर्जेता बाशा ने फिल्माया था, जिन्होंने कहा था कि टर्बुलेंस टेक ऑफ के लगभग 30 मिनट बाद शुरू हुआ और कम से कम 5 मिनट तक रहा। प्लेन की सीटें फट चुकी थीं और पैसेंजर्स को बहुत धक्के और चोटें भी लगी थीं। शुक्र है कि जब प्लेन बाद में हवाई अड्डे पर उतरा तो इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल थीं और किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई थी। हालांकि इस तरह के टर्बुलेंस का सामना करना वाकई एक बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस है, लेकिन प्लेन पर चोट की सबसे आम वजह होने के कारण इसे एक मेजर सेफ्टी रिस्क नहीं माना जाता है। प्लेन्स को हवा के दबाव का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका आमतौर पर उन्हें सामना नहीं करना पड़ता, और प्लेन के विंग्स के डैमेज होने की संभावना भी बहुत कम होती है। इससे पता चलता है कि खेल खत्म होने जैसा लगने के बाद भी पायलट और उसका क्रू इतने शांत क्यों रहते हैं। चलो बस उम्मीद करते हैं कि जिस समय वो शैतानी उथल पुथल मची होगी उस समय कोई भी बाथरूम में नहीं था और ना तो बहुत ज्यादा साफ सफाई करनी पड़ जाती। भाई, क्या आपने पहले कभी एक टोरेंटुला के पिछले हिस्से को नंगा देखा है? जी हाँ, आपने सही सुना, आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन इस जंगली मकड़ी का पिछवाड़ा एक पके हुए लीची फ्रूट की तरह दिखने का क्या कारण है? टैरेंटुला, अगर आप नहीं जानते तो तनावग्रस्त होने पर अपने खुजली वाले पिछले हिस्से के बालों को झाड़ने के लिए जाने जाते हैं और कभी कभी वो थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। और ब्राजीलियन व्हाइट नी टोरेंटुला के लिए तो गंजापन उनके पिछले हिस्से से ही शुरू होता है। कुछ प्रजातियां इनके नुकीले बालों का इस्तेमाल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज करती हैं, जिन्हें आर्टिकुलेटिंग कहा जाता है। अगर कोई शिकारी मकड़ी पर हमला करने की कोशिश करता है तो इन बालों को फ्लिक करने पर उनको झटका लग सकता है, जो आंखों या म्यूकस मेम्ब्रेन पर पड़ने पर जलन पैदा कर सकता है। 6 अगस्त 2020 को एंटोमोलॉजिस्ट ग्वेन पियर्सन ने इंडियाना के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के पर्ड्यू इंसेक्ट जू में एक शेव्ड बर्ड के साथ टोरेंटुला की तरह दिखने वाली एक फोटो ट्वीट की। इसे देखकर ऐसा लग सकता है कि बालों का झड़ना उम्र के साथ ही हुआ है, लेकिन एक ब्लैक मार्केट पेट इंपोर्टर से जुगाड़ा गया ये सैंपल 2 साल से कम उम्र का लगता है। इसका नंगा पिछला हिस्सा इस टोरेंटुला के डिफेंस मैकेनिज्म का बहुत ज्यादा तनाव में काम करने का सबूत है। क्या आप सोच सकते हैं कि जब इंसान भी तनाव में होते हैं और ऐसा ही करते हैं, है ना? चाहे वो बेकिंग हो या वुड वर्किंग, ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग कुदरती रूप से हाथ में बहुत टैलेंट लेकर पैदा होते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसा क्राफ्ट पहले कभी देखा है? लॉस एंजलिस में स्थित एक आर्टिस्ट जैक स्टॉर्म ने इस चमकदार मंत्रमुग्ध कर देने वाले ऑप्टिकल ग्लास स्कल्पचर को बनाया है। वैसे दुनिया के उन गिने चुने मूर्तिकारों में से ये एक हैं जो कि कोल्ड ग्लास से काम करते हैं। आजकल दिखने वाला ज्यादातर कंटेम्परेरी ग्लास आर्ट ब्लोइंग या फ्लेमिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके हॉट ग्लास को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। स्टॉर्म्स किसी भी तरह की हीट का इस्तेमाल नहीं करते, इसके बजाय वो इन सॉलिड ग्लास ब्लॉक्स को आकर्षक आर्ट वर्क में बदलने के लिए इंटेंसिव ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए बहुत टाइम और पेशेंस की जरूरत होती है। इनफैक्ट हर पीस को पूरा होने में 8 से 18 सप्ताह का समय लगता है। लेकिन वो रंगीन कोर को उसके अंदर लाते कैसे हैं? असल में वो हिस्सा पहले जो बनाया जाता है, और ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की किसी चीज पर निर्भर करता है। आप जो अंदर देखते हैं वो LED क्रिस्टल है और लाइट इसके जरिए अलग तरह से गुजरती है। लेकिन स्टॉर्म इसे लपेटने के लिए ऑप्टिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। लेयर्स के बीच डाइक्रोइक क्रिस्टल की वेफर थिन शीट्स डालने से रंग तैयार होता है, जो कलर्स की एक बड़ी रेंज को डिस्प्ले करता है। LED और ऑप्टिक क्रिस्टल दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा होता है। इसका मतलब है कि लाइट आंखों से थोड़ा हटकर उनके बीच से होकर गुजरती है। लेकिन जब इनर LED और डाइक्रोइक कोर की बात आती है तो आंख एक थिन डिवाइडिंग लाइन का पता लगाती है, जिससे आप कांच के टुकड़ों को कांच के अंदर ही देख सकते हैं, जैसे कि वो पूरी तरह से टांग दिए गए हों। बहुत ही साफ है ये, है ना? व्हेल दुनिया के कुछ सबसे बड़े जानवरों में से एक हैं, लेकिन इस वजह से वे कोई कम मिस्टीरियस नहीं हो जाते। जरा इस अद्भुत ड्रोन फुटेज पर एक नजर डालिए और समझने की कोशिश कीजिए कि असल में हो क्या रहा है। एक कमर्शियल मछुआरे ने इस भीमका व्हेल को केचिकन अलास्का के पास एक एरिया में घूमते हुए देखा था। लेकिन इस सराउंडिंग सर्कुलर पैटर्न के पीछे की कहानी क्या है? इसे बबल नेट के रूप में जाना जाता है और ये एक स्मार्ट और शानदार हंटिंग टेक्निक है।
अलास्का में बिरोनॉफ आइलैंड के पास एक हम्पबैक व्हेल के बबल नेट वाले इस रेयर फुटेज पर नजर डालिए। व्हेल बुलबुली की एक स्ट्रिंग बनाती है जो एक बड़े लंबे चौड़े सर्कल में तैरते हुए एक घुमावदार पैटर्न में सतह पर उठती है। ये सब दिखाने के लिए नहीं है, असल में ये व्हेल शिकार की तैयारी कर रही है। लेकिन सिर्फ बुलबुलों का इस्तेमाल करके शिकार कैसे पकड़ा जा सकता है? आमतौर पर एक ग्रुप में एक साथ काम करते हुए व्हेल एक श्रिंकिंग सर्कल में तैरती है और मछलियों के एक ग्रुप के नीचे अपने ब्लो होल से बुलबुले उड़ाती है ताकि उन्हें सतह पर लाया जा सके। समुद्र की सतह पर व्हेल कभी कभी डूबते बबल नेट के कमजोर हिस्सों को मजबूत करने के लिए अपने विंग्स को भी झटकती है। छोटी मछलियों के पास मुड़ने के लिए कोई जगह नहीं बचती और वो व्हेल का शिकार बन जाती है। आपको ये जानकर भी आश्चर्य हो सकता है कि हम्पबैक व्हेल प्रवासी होते हैं और सिर्फ आधे साल तक ही खाती हैं। सर्दियों के महीने में ये अपना समय अपने प्रजनन की जगहों में बिताती हैं, जहाँ ये बिल्कुल भी नहीं खाती। ये अच्छी बात है कि ब्लॉगर्स या टेस्ट मेकर्स ने अभी तक हम्पबैक डाइट प्लान को आजमाने का फैसला नहीं किया है। क्या आप जानते हैं कि हमिंग बर्ड दुनिया के सबसे छोटे माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं? ये बहादुर छोटे पक्षी दूसरे पक्षियों की तरह बड़े ग्रुप में माइग्रेट नहीं करते और आमतौर पर तो एक बार में 500 मील तक अकेले ट्रैवल करते हैं। ये असल में कितनी छोटी होती हैं, ये समझने के लिए इस माँ हमिंग बर्ड को देखिए जो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को खाना खिला रही है। मादा चिड़ियों की प्रजाति उनके ठिकाने और मौसम के आधार पर हर साल 1 से 3 बच्चों को जन्म देती है। एक एवरेज ब्रूड में एक बार में केवल 2 अंडे होते हैं और हर अंडा एक कॉफी बीन के साइज के जितना बड़ा होता है। जब चूजे बाहर निकलते हैं तो वो सिर्फ 1 इंच तक लंबे होते हैं और उनका वजन लगभग 0.62 ग्राम तक होता है। एक अलग नजरिए से आप एक जेली बीन के वजन के बारे में सोचकर देखें, जो एक अमेरिकी सिक्के के वजन का लगभग 1/3 होता है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ये छोटे छोटे बच्चे प्रकृति के सबसे आकर्षक और प्यारे पक्षियों में से एक बन जाएंगे। उनके घोंसले इतने छोटे और अच्छी तरह से छुपे होते हैं कि आपको किसी ऐसे आदमी को ढूंढने में मुश्किल होगी जिसने चिड़ियों की माँ और उसके बच्चों को करीब से और पर्सनली देखा हो। मुझे लगता है कि आदमी बहुत ही लकी था। समुंदर एक शानदार जगह है और ये सिर्फ लहरों के नीचे तैरने वाले जानवर ही नहीं है जिन्हें देखकर हम हैरान होते हैं, हमारा मुंह खुला रह जाता है। जरा इन अमेजिंग अंडर वाटर बबल रिंग्स को भी देखिए जो ऐसे बनती और बिखरती हैं जैसे कि वो असली हैं। लेकिन वास्तव में ये अजीब सी घटना आखिर है क्या? बबल रिंग, जिसे टोरॉइडल बबल के नाम से भी जाना जाता है, एक डोनट के शेप की वर्टेक्स रिंग है जो पानी के अंदर ही मौजूद है। ये तब होता है जब पानी अपने आप वापस बहता है और एक छुपे हुए सेंट्रल पार्ट के चारों तरफ एक घूमने वाली रिंग बनाता है। बबल रिंग काफी हद तक वैसे ही घूमती हुई दिखाई देती हैं जैसे किसी की कलाई पर ब्रेसलेट घूमता है। जमीन पर टोरॉइडल रिंग का सबसे फेमस एग्जाम्पल ज्वालामुखियों और हथियार से बनकर निकलने वाले धुएं के छल्ले हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प वो हैं जो व्हेल और डॉल्फिन जैसे समुद्री जानवरों द्वारा बनाए जाते हैं। अपनी पूंछ की नोक तेजी से फड़फड़ाकर अपना सिर घुमाकर ये समुद्री जानवर वर्टेक्स रिंग्स बनाते हैं। ऐसा करने से पानी की एक छोटी सी मात्रा जल्दी से बहुत तेज हो जाती है। पानी के सेंटर की तुलना में तेजी से बहने वाले वाटर पॉकेट के बाहरी किनारों पर फ्लो की स्पीड कम हो जाती है। ये पानी के किनारों का अपने आप वापस मुड़ने का कारण बनता है, जिसकी वजह से घूमते हुए पानी का डोनट शेप जैसा वॉर्टेक्स बनता है। सबसे मजेदार बात यह है कि आप एक पुरानी सोडा की बोतल को मजबूती से पंच करके बबल रिंग बना सकते हैं। दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत और सबसे अद्भुत नज़ारे हमारी नाक के ठीक नीचे हैं, जैसे कि ये घूमती हुई अजीब गैलेक्सीज। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सोलर सिस्टम के आउटर एरिया को डिब्बे में कैद कर लिया हो। लेकिन आप यहाँ जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक सादा पुराना पेंट है जिसे हिलाया नहीं गया है। ये सही है, हर बार जब आप पेंट की कैन खरीदते हैं तो आपको एक स्टर बार दिया जाता है। पेंट असल में बहुत सारे मटेरियल्स को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। पेंट तेल या पानी जैसे लिक्विड या पेस्ट से भरे पिगमेंट से बना होता है। पेंट की एक ही कैन में कोलोरेंट, सॉल्वेंट, रेजिन और दूसरे एडिटिव्स होते हैं। ये पिगमेंट्स ही हैं जो कि पेंट को अपना रंग देते हैं, जबकि सॉल्वेंट्स इसे अप्लाई करना आसान बनाते हैं। रेजिन इसे सूखने में मदद करते हैं और एडिटिव्स फिलर से लेकर एंटी फंगिसाइडल एजेंट तक हर रूप में काम करते हैं। समस्या यह है कि सभी मटेरियल्स अलग अलग हो सकते हैं और हो भी जाते हैं। यही वजह है कि पेंटिंग शुरू करने से पहले और पेंटिंग करते समय आपको बार बार कैन को हिलाना पड़ता है। अगर आपने पेंट की एक कैन खरीदी है और उसे बहुत देर तक ऐसे छोड़ दिया है तो आपको इस तरह के कुछ बहुत ही अनोखे गैलेक्सी पैटर्न्स देखने को मिलेंगे।
वाह, ये तो बहुत ही शानदार है ना? क्या आपने कभी कोई सनफिश देखी है? अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड गोताखोर नहीं है तो इसकी संभावनाएं बहुत कम है। इस शानदार जानवर को मोला मोला के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया की सबसे भारी और सबसे ज्यादा हड्डियों वाली मछली है। ये 10 फीट लंबी होती है और इसका वजन 4400 एलबीएस से ज्यादा होता है। उनके विशाल आकार के अलावा पहली चीज जो आप एक सनफिश में नोटिस करेंगे वो है इसका अजीब सा शेप। एक एडल्ट सनफिश एक बड़े चपटे पैनकेक से मिलती जुलती है, जिसमें एक शार्क के जैसा बड़ा डोर्सल विंग होता है। लेकिन आप इन पैनकेक्स को खाना नहीं चाहेंगे। एक पोलिनेशियन लेजेंड के अनुसार सनफिश को पकड़ना और खाना आपके लिए बहुत ही अनलकी हो सकता है। उनका शरीर बहुत छोटा होता है और दूसरी मछलियों की तरह इनकी कोई टेल फिन नहीं होती। सनफिश के पीछे के हिस्से पर एक लंबा स्ट्रक्चर होता है जो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है और एक नाव की पतवार की तरह दिखाई देता है। एडल्ट सनफिश देखने में बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन रुकिए, जब तक आप इसके बच्चों को नहीं देख लेते। वो लार्वा के रूप में सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर लंबे होते हैं और उनका शरीर एक एडल्ट सनफिश से बिल्कुल अलग होता है। पहचानना तो दूर, अपने छोटे साइज के कारण सनफिश के लार्वा को ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। इन पानी के नीचे रहने वाले दुष्टों की रक्षा के लिए मरीन बायोलॉजिस्ट को ये समझने की जरूरत है कि उनका लार्वा दिखता कैसे है और वो पाया कहाँ जा सकता है। लेकिन उन्हें ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है मेरे भाई। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कि देर रात तक यूट्यूब पर मजेदार रोमांचकारी वीडियो देखने में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। बस इस अद्भुत ईंट लगाने वाले को अपना काम करते हुए देखें। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन जब ईंटों को जमाने की बात आती है तो मैं इस काम से बिल्कुल अनजान हूँ। वो उन्हें ऐसे उठाकर नीचे रख रहा है जैसे कि वो डोमिनोज की रीअरेंज कर रहा हो। जून 2015 में इंग्लैंड के एसेक्स में इस शानदार फुटेज को शूट किया गया था। इस वीडियो का हीरो कौन है इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये कहना ठीक होगा कि वो एक नॉर्मल इंसान के बजाय एक साइबॉर्ग टर्मिनेटर ज्यादा लग रहा है। इस 1 मिनट और 40 सेकंड के वीडियो में उसे मशीन की फुर्ती के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए देखा जा सकता है। एक भी ईंट को मिस किए बिना वो उन्हें एक परफेक्ट रिपीटिंग पैटर्न में जमाता जा रहा है। हाँ, बेशक हम ये मान सकते हैं कि उसका वर्क एक्सपीरियंस और उसकी मसल मेमोरी के किसी कनेक्शन की वजह से उस काम को इतना जल्दी पूरा कर पा रहा है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इसे देखना अपने आप में कितना मज़ेदार है। इसके अलावा यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली ईंटें लाल मिट्टी से बनी है और हर एक ईंट का वजन लगभग 5 पाउंड है, इसलिए इतने कम समय में उनको शिफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है भाई। ये वीडियो आपके दिमाग में अभी भी फ्रेश है तो मुझे बताएं कि आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या एंशिएंट टेक्निक को। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।